शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। यानी आम अल्फाज में ये बात कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या टेम्परेचर को कम करें तो उससे जो कोई सॉल्यूट आप जिसको हल करना चाह रहे हैं वो उसके हल करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ये हम आज स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती कैसे है, कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी सॉल्वेंट में हल कैसे होती है। तो इसको समझने से पहले आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो उन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं। उनको हम बोलते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब जब भी किसी चीज़ ने किसी सॉल्वेंट में हल होना होता है ना, तो सबसे पहले उस सॉल्यूट की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती है, ब्रेक होती है। ठीक है। और दूसरी तरफ जिस सॉल्वेंट में हल होना है उस सॉल्वेंट की भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होंगी, पहले ब्रेक होंगी और वो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अलग-अलग हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगले स्टेप में अगले स्टेप में क्या होता है कि एक तरफ से सॉल्यूट की जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस खत्म हुई, जिससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स अलग-अलग हो गए। इसी तरह से सॉल्वेंट में भी क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स अपने सेपरेट सेपरेट बेस पे आ जाते हैं। जिस तरह वो पहले पूरा आपस में इकट्ठे फोर्सेस के साथ जुड़े हुए थे, वो जुड़ने के बजाय क्या होते हैं जी, वो सेपरेट सेपरेट होंगे, दोनों काम हो गए जी। अगले स्टेप में क्या होगा, सॉल्यूट जिसका वो पार्टिकल अलग हुआ था और सॉल्वेंट जिसका वो पार्ट अलग हुआ था, दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करके क्या बना देंगे जी, उस सॉल्वेंट में हल हो जाएंगे। अभी इसको समझते हैं। आपके सामने ये देख रहे हैं किसका स्ट्रक्चर है जी, NaCl का, ये नमक है। ठीक है। अब ये नमक किस में हल हो रहा है, वाटर में हल हो रहा है। साथ में ये मॉलिक्यूल कौन सा जी, वाटर का। ये तमाम मॉलिक्यूल कौन से हैं, वाटर के हैं। ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे है क्रिस्टल, ये किसका है, साल्ट का, नमक का। साथ में कौन से मॉलिक्यूल्स है, वाटर के। अब देखते हैं कि आखिर ये हल कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जब आप साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर आपको पता है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, ऑक्सीजन पे, और वाटर पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे देखिए, ये फर्ज करिए वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होना है, पार्शियल नेगेटिव। इस पे चार्ज क्या है, H पॉजिटिव। H पे यह भी क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। यानी हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है जी, पार्शियल नेगेटिव। अब होता क्या है, जब यहाँ पे कोई भी नमक का मॉलिक्यूल आएगा जिसको आपने हल करना है वाटर में, तो यहाँ पे देखें बिलफर्ज ये क्या है जी, NaCl है। अब जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, अपने आयंस में। Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। अब जरा देखें, Cl पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये Cl आयन हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएगा जी, अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, आगे जाहिर बात है एक और मॉलिक्यूल होगा वाटर का। जैसे देखिए, ये किसका मॉलिक्यूल है, एक और मॉलिक्यूल आ गया वाटर का। इस पे चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे। H पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। इस पे भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें, सोडियम पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, पार्शियल नेगेटिव। तो ये भी चार्जेस कौन से हैं, अपोजिट ना होगे, तो इनकी भी क्या होगी, आपस में अट्रैक्शन होगी। अब देखें जरा, NaCl क्या था, सोल्यूट था, वाटर क्या था, सॉल्वेंट था। लेकिन जब इसको हमने हल किया नमक को वाटर में, तो क्या हुआ, सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में क्या हुई जी, इंटरेक्शन हुई, और इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में क्या हुआ जी, हमारा सोल्यूट क्या हो गया, वाटर में हल हो गया। तो हम ये कहते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है, सोल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक होती हैं। दूसरा स्टेप क्या जरूरी है, सॉल्वेंट को जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी जो फोर्सेस आपस में वो क्या होंगी, खत्म होंगी, ब्रेक होंगी। और थर्ड स्टेप में सोल्यूट और सॉल्वेंट इनकी आपस में क्या होगी जी, इंटरेक्शन होगी। अब देखें, कोई भी चीज़ जो है वो सॉल्वेंट में हल कब होगी, जब उसकी सोल्यूट और सॉल्वेंट को जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू उसके अपने दूसरे पार्टिकल सोल्यूट के साथ। यानी बिलफर्स आप नमक को वाटर में हल कर रही हैं, तो नमक आखिर पानी में हल क्यों होता है, क्योंकि जब नमक वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है तो ये पावर इसकी स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू नमक की अपने जैसे बाकी मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन से। यानी सॉल्यूट की अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है, यानी एक NaCl था, इसकी दूसरे NaCl के साथ जो इंटरेक्शन थी वो वीक हो, और जब ये टूटे और इस NaCl की जो वाटर के साथ इंटरेक्शन बने वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो इस सूरत में क्या होगा जी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में हल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्ट हो, यानी सॉल्यूट की आपस में जो मॉलिक्यूल्स है उसमें इंटरेक्शन इतनी ज्यादा हो कि उसको तोड़ना इतना मुश्किल हो जाएगा, वो टूटे ही ना। जब वो टूटेंगे ही नहीं तो फिर वो आगे मजीद सॉल्वेंट में हल भी नहीं होंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि अगर आपने किसी भी सॉल्यूट को आपने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाना है तो असल में शर्त क्या है कि उस सॉल्यूट की जो आपस के मॉलिक्यूल की फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो क्या हो, वीक हो या फिर ब्रेकेबल हो, ताकि वो टूटे और क्या नए सॉल्वेंट के साथ वो क्या कर लें जी, इंटरेक्शन बना के उसमें हल हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। आइए अपने टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं।
उसके बाद ये सॉल्युबिलिटी हम पहले भी देख चुके हैं कि एक 100 ग्राम किसी भी चीज़ का अगर हम लें तो उसमें कोई भी सॉल्यूट जो है वो कितना डिसॉल्व हो सकता है, वो उस सॉल्यूट की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। इसकी मिसाल भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी जब हमने शुगर और नमक का कंपैरिजन किया था, तो इसको अब दोबारा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखें जी, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रही है इस टॉपिक में कि आखिर जब टेम्परेचर बढ़ता है या दर्जा हरारत बढ़ाते हैं हम, तो उससे किसी भी चीज़ के हल होने पे क्या असर पड़ता है, कोई भी चीज़ कितना हल हो सकती है या उसमें क्या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कम होगी, तो ये तमाम चीज़ें अभी हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब देखें आम तौर पर ये तस्वुर किया जाता है कि भाई जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी चीज़ का हल होने की मिकदार क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हम अक्सर घरों में देखते हैं कि जब कोई भी चीज़, तो चीनी मिसाल ले लें कि अगर चीनी वाटर में हल ना हो रही, हम क्या करते हैं, ज़रा वाटर को गर्म करते हैं ताकि क्या हो जाए, चीनी अच्छे से हल हो जाए। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आपने हल करना है, डिसॉल्व करना है, तो उसमें क्या करते हैं, आप सॉल्वेंट को हीट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे उस सॉल्यूट की हल होने की एबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा हर जगह पे नहीं होता। आपने इस चीज़ को समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपने अगर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाना है तो आप सॉल्वेंट को या उस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तभी वो डिसॉल्व होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे सॉल्ट भी हैं जिसमें टेम्परेचर के बढ़ने से उनका हल होने की एबिलिटी उल्टा कम हो जाती है। यानी कुछ ऐसे सॉल्ट भी पाई जाती हैं जिसमें टेम्परेचर के बढ़ने से उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है जी, कम होती है। तो आपने इस गलतफहमी में नहीं रहना कि जब भी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज़ जो है वो क्या होगी जी, अच्छे से हल हो जाएगी। कुछ हो जाएगी ऐसे और कुछ ऐसा नहीं होगी। यानी ये 100% हर जगह पे ये आपका रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं उधर जी, ये कुछ मिसालें हैं आपके पास। पहला पॉइंट ये है कि कुछ साल्ट्स ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इनके हल होने की जो एबिलिटी है, डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी है, वो क्या होती है जी, बढ़ती है। जैसे कौन कौन से हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बोल सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये तमाम ऐसे साल्ट्स हैं जिनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है जी वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है नो सिग्निफिकेंट चेंज। कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं जिनको अगर टेम्परेचर को चेंज कर भी दें तो उनकी सॉल्युबिलिटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल कौन सी है जी, NaCl, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक। और तीसरा पॉइंट देखें, कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है जी, कम हो जाती है। इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट। और अगर आपने किसी गैस को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, उसमें भी क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस वाटर में क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, इसमें ज़रा अगर हम देखें कि आखिर टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ती है, तो बेटे इसमें ये होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो साल्ट्स हैं, इनकी जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होती हैं वो क्या होती है जी, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। अच्छा, जब इनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी तो जाहिर बात है उनको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से हीट देनी पड़ेगी। अगर हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो इनके सॉल्यूट की आपस की जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज हैं उनका ब्रेक करना आसान हो जाएगा। जब ये फोर्सेज ब्रेक हो जाएंगी तो सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेपरेट सेपरेट, और फिर उनका हल होना क्या हो जाएगा, आसान। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पहले पॉइंट वाले साल्ट्स हैं, इनकी जो सॉल्वेंट में हल होने की एबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज होती है। उसकी वजह ये होती है कि इनकी आपस में सॉल्यूट की इंटरमोलेकुलर फोर्सेज ज़्यादा, उनको तोड़ने के लिए हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ती है। जब हम उसको एनर्जी देंगे तो ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेज टूटेंगी और इससे क्या होगी जी, वो हल होना उनका आसान हो जाएगा। दूसरी बात करें NaCl की, तो इसमें हमें कोई टेम्परेचर देना नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होता है कि ये आसानी से पहले ही क्या होता है, वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में जो पोलर होगा उसमें क्या हो जाएगा, आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की कि आखिर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से कम क्यों होती है, तो ये जो साल्ट लिखे है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट या गैसेस एंड वाटर की बात हो रही है, तो इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है टेम्परेचर के बढ़ने से। उसकी वजह ये होती है कि ये पहले ही क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी जब आप इनको किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या रिलीज कर रहे होते हैं जी, हीट रिलीज कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि एक चीज जब किसी सॉल्वेंट में हल हो रही है, वो पहले ही क्या कर रही है, हीट को रिलीज कर रही है। तो अगर आप उसको टेम्परेचर देंगे तो क्या ये गैर जरूरी नहीं होगा, यानी पहले ही उसके पास इतनी हीट है कि वो बाहर से रिलीज कर रही है, बाहर भेज रही है, हीट को इवॉल्व कर रही है। हम फिर उसको टेम्परेचर देंगे तो इस दौरान अगर हम क्या करें, ऐसे रिएक्शन को जो पहले ही क्या कर रहा है, हीट को इवॉल्व कर रहा है, अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे तो एक प्रिंसिपल है जी ली चैटलियर का। उसने बोला था कि अगर आप क्या करें, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट देंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी आप क्या करवाना चाह रहे थे, सोल्यूट को डिसॉल्व करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो हीट को बैलेंस करने के लिए अपने प्रोसेस को रिवर्स करेगा और इस तरह क्या होगा, वो सॉल्यूट जिसको आप डिसॉल्व करवाना चाह रहे थे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी, और वो सॉल्यूट एज अ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हल हुए बगैर रह जाएगा। यानी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो पहले ही क्या था, एक्सोथर्मिक था, वो पहले ही हीट क्या कर रहा था, इवॉल्व कर रहा था। आपने उसको हीट दिया तो ये क्या किया, गैर जरूरी काम किया, जिसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन ने क्या किया, अपने आप को रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर दिया, जिससे क्या हुआ कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी जी, और कम होगी। ठीक है बेटे। उसके बाद सॉल्युबिलिटी कर्व्स की बात करते हैं हम, तो
सॉलिबिलिटी कर्व्स क्या शो करती हैं कि कोई भी चीज़ जो है, आपकी बुक में ग्राफ बने होंगे इंशाल्लाह आप देख लेंगे, कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह से टेम्परेचर के चेंज होने से उसके हल होने की एबिलिटी पे फ़र्क पड़ा है, ठीक है। कुछ ग्राफ आप मैं अभी शो करूँगा आपको इंशाल्लाह। तो ये सॉलिबिलिटी कर्व्स क्या बता रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि किसी भी चीज़ के जो हल होने की एबिलिटी है वो किस तरह से टेम्परेचर के चेंज होने से अफेक्ट हो रही है। दूसरी बात, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रेजोल्यूशन बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स अंडर वेरिंग टेम्परेचर, और साथ में हमें इन्हीं सॉलिबिलिटी कर्व्स की मदद से हमें क्या मालूमात मिलती है कि हम ये देख सकते हैं कि कौन सा साल्ट जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे बिहेव करेगा अपनी सॉलिबिलिटी में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम देखते हैं सॉलिबिलिटी कर्व में। और ये सॉलिबिलिटी कर्व होती क्या है, देखें जी, इसको आप ऐसे देखें कि बिलफर्ज ये क्या है जी, आपका एक ग्राफ है जिसमें जहाँ पे क्या हम शो कर रहे हैं टेम्परेचर को, यानी इस साइड पे क्या हो रहा है जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ऊपर क्या है जी आपकी वाई एक्सिस पे क्या है, सॉलिबिलिटी के हम शो कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब होता क्या है, बिलफर्ज एक ये पॉइंट लेते हैं, इसमें ग्राफ पता है कैसे बनता है आपका, इसमें आपका ग्राफ जी ऐसे जा रहा होता है, सॉरी इस फॉर्म में आपका ग्राफ होता है। फर्स्ट करें आप इस पहले पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट जो है इसमें देखें जरा, टेम्परेचर कम था तो सॉलिबिलिटी भी क्या थी, ये देखें कम थी। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया और आप किस पॉइंट पे चले गए, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, जब टेम्परेचर बढ़ा तो आपकी सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ गई। यानी जो पहले पॉइंट है कि ऐसे सॉल्ट्स जिनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, तो उनका सॉलिबिलिटी कर्व क्या होता है, इस तरह का होता है। यानी इनमें क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होती है जी, सॉलिबिलिटी बढ़ती है। जबकि दूसरे कौन से सॉल्ट्स हैं, वो वाले सॉल्ट्स जिनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो उसका क्या होगा, उसका भी देख लेते हैं जी। उनका कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम आ रहा होता है, कर्व आ रही होती है। यानी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से उनकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मिसाल ले लेते हैं कि बिलफर्ज पहला पॉइंट क्या था हमारा, ये वाला, जबकि दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, ये वाला। यानी पहला पॉइंट सॉरी ये वाला, और दूसरा क्या है ये वाला। अब जरा देखें क्या होगा, ये है पहला पॉइंट जिसमें क्या हुआ, टेम्परेचर क्या था आपका, कम था, तो इस टेम्परेचर के कम होने पे क्या हुई, सॉलिबिलिटी क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी आप इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे देखें तो सॉलिबिलिटी क्या हुई, नीचे जरा आ गई, पहले ऊपर थी अब कहाँ पे आ गई, जरा नीचे आ गई। यानी मालूम ही हुआ कि ऐसे साल्ट्स जिनका जो सॉलिबिलिटी होती है वो कम होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, उनकी कर्व क्या होती है, इस तरह की होती है। यानी इनमें क्या हो रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी जी, उनकी कम होगी। तो ये बेटे दोनों आपकी सॉलिबिलिटी कर्व्स कहलाती हैं। उसके बाद देखते हैं, आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है, वो आप चाहे तो परफॉर्म कर लें ताकि आप इसको आसानी से इस टॉपिक को समझ सकें। वो एक्टिविटी ये है कि आप 100 ग्राम वाटर लें एक बीकर में। बीकर क्या होता है, बर्तन समझ सकते हैं इसको, बाकी आप लैब में जाके देखेंगे इंशाल्लाह कि बीकर कैसा होता है। अभी इसको फर्ज करें कि बीकर एक बर्तन होता है, ठीक है। उस बर्तन में क्या करें, 100 ग्राम वाटर ले लें, और साथ में उसका क्या बनाना है, आपने सोल्यूशन बनाना है किसका, शुगर का, रूम टेम्परेचर पे, यानी वो टेम्परेचर जो हमारे कमरे में होता है, ठीक है। उस टेम्परेचर पे आपने किसका बनाना है, सोल्यूशन शुगर का। लेकिन कौन सा बनाना है, सैचुरेटेड, यानी आपने इतनी शुगर डालनी है कि उसके बाद आपका सोल्यूशन क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए, यानी आप मजीद उसमें सोल्यूट को हल ना कर सकें, ठीक है जी। लेकिन वो साथ ही कह रहा है कि जब आपका सोल्यूशन सैचुरेट हो जाए, अगर आप मजीद उसमें शुगर को हल करना चाह रहे हैं तो क्या करें, उस सोल्यूशन को जो सैचुरेट हो गया था उसको हीट करें। हीट करने पे क्या होगी, आपकी मजीद शुगर उसमें हल होना शुरू हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे भाई कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, चीनी की शुगर की सॉलिबिलिटी क्या होगी जी, बढ़ गई, ठीक है बेटे। तो ये एक्टिविटी आप घर में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जी, इंटरेस्टिंग मालूमात आपको दी गई है आपके इस टॉपिक में। पहला पॉइंट है कि सॉलिबिलिटी चेंजेस कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन फॉर्मिंग प्योर क्रिस्टल्स। अच्छा बेटे, इसमें पूरा प्रिंसिपल आपको देखना पड़ेगा कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है। क्रिस्टल किसी भी चीज़ का बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, उसका सोल्यूशन बना के उसको हीट करना पड़ता है, फिर सडन उसको कूलिंग करना होती है। जब आप उसको अचानक से उस सोल्यूशन को ठंडा करते हैं तो उससे क्या होते हैं, क्रिस्टल बनते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सॉलिबिलिटी की बेस पे आप प्योर फॉर्म में क्रिस्टल किसी भी चीज़ की हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो गैसेज होती है ना, वो लेस सॉल्युबल होती है अगर हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा दें। तो ये एक दूसरा पॉइंट है इसमें। इसका मतलब ये होता है कि गैसेस जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इससे क्या होती है, उनकी सॉलिबिलिटी कम होती है। तो इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमारी, उनको हम कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ताकि वो क्या रहें, ठंडी रहें। क्योंकि उन कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होती है, गैसेज होती है। तो हम ये चाह रहे होते हैं कि वो गैसेज क्या है, उसमें अच्छी तरह हल रहें। तो अगर हम उस गैसेज को अच्छी तरह डिजॉल्व रखना चाह रहे हैं तो हम उसको किस में रखेंगे, फ्रिज में, ताकि क्या है, टेम्परेचर उसका बढ़े ना। क्योंकि हमें पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो गैसेज की सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह हमारी फिर कोल्ड ड्रिंक्स में क्या इशू आ जाएगा। तो इसलिए हम ये चाह रहे होते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या रहे, कम से कम रहे, ताकि जो गैसेज है वो उसमें अच्छे से डिजॉल्व रह सकें। दूसरी बात, जो पहली बात पढ़ी हमने क्रिस्टल्स वाली, तो इसमें भी क्या होता है कि अगर आप लोग देखें कि
टेम्परेचर किसी भी चीज़ का बढ़ाएँ और उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ऐसा कहाँ पे होता है? ऑलमोस्ट सॉलिड्स में होता है मोस्टली। तो सॉलिड्स जितने भी है ना, ऑलमोस्ट, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन कुछ होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो सॉलिड्स है ना, अगर हम क्या करें, उनका टेम्परेचर बढ़ाएँ तो उनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब हम उसके क्रिस्टल निकालेंगे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, दोबारा जब हम क्रिस्टल निकालेंगे सडन कूलिंग के दौरान, तो वो क्रिस्टल क्या होंगे? प्योर फॉर्म में होंगे, मोस्टली क्या होंगे आपके, वो प्योरिटी की तरफ जाएँगे। तो ये दोनों एप्लीकेशंस हैं इसकी सॉलिबिलिटी की और टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की। तो ये मेरे आपका टॉपिक था। उसके बाद ये है आपके इस टॉपिक का उर्दू में मफ़हूम। अगर आप समझना चाह रहे हैं कि भाई टॉपिक में कुछ लफ़्ज़ ऐसे हैं जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप इस पेज को पढ़ सकते हैं और इस टॉपिक को समझने में आपको आसानी होगी इंशाल्लाह इससे। और एंड पे है जी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।